हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है भैया आप लोग के। ठीक है ना। तो यार देखो, योजना की क्लासेस लगातार है ना, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं योजना तो आएगी। आपके एग्जाम के लिए विशेष रूप से योजना लेकर मैं आया हूं और ये 9वीं क्लास और ऑलमोस्ट अभी तक जो है हम लोगों ने लगभग 80 योजनाएं इसमें कंप्लीट करी हैं। जाइए योजना की क्लासेस देखिए। हर एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा। जहां कुछ भी केवल जीके लिख दिया, जीएस जीके, तो योजना से 2 सवाल जरूर मिल जाएगा आपको। और कुछ एग्जाम में तो योजना के स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन केवल योजनाओं से पूछते हैं, 15-20 क्वेश्चन योजनाओं से पूछ दिया जाता है। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हमारे पास है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और इसे कहा जाता है ई नाम। तो ई नाम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ई एन से हो गया नेशनल, ए से हो गया एग्रीकल्चर और एम से हो गया मार्केट। तो क्या हो गया? ई नाम। पूरा फुल फॉर्म इसका हो गया ई नाम। अब देखते हैं इसके बारे में। बच्चों देखो, दरअसल ये एक मार्केट, ऑनलाइन मार्केट है जिसपे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो बेचा जा सकता है। तो यहां पर 14 अप्रैल 2016 का दिन याद रखना है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसको जो आपका राष्ट्रीय कृषि जो बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी एक पायलट रूप में, पायलट परियोजना वो होती है जो कुछ जगहों पे एक एक्सपेरिमेंट की तरह जो है यूज कराया जाता है इसको। ठीक है। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जहां पे पूरे देश के अंदर आप जो कृषि से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उनको जो है बेच सकते हैं। जो निर्वर्तमान कृषि उत्पाद विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत करके कृषि उत्पादों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाता है। जैसे बहुत सारी सब्जी मंडियां, कृषि मंडियां होती हैं बड़ी बड़ी, उन सबको एक जगह जोड़ दिया जाए कृषि मंडियों को, और वहां जाके किसान अपने प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट करा के वो बेच सकता है। यही है ई नाम। ठीक है, डेट याद रख लेना भाई, है ना, 14 अप्रैल 2016 को। 2016 याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है भाई? देखो, जो ई नाम होता है उसके आपके जो कारोबार, विनियमित बाजारों के मूल्य में जो अन्वेषण होता है, एक राष्ट्रीय ई मार्केट मंच क्या करेगा? ये उपलब्ध करा देगा। अब राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होगा तो किसान कहीं से किसी को भी बेच सकता है, जो भी उसका उचित मूल्य दे दे उसको वो बेच सकता है। व्यापारियों के लिए राज्य के सभी बाजारों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराना, तो जितने भी व्यापारी हैं उनको भी लाइसेंस मिल जाएगा, वो भी खरीद सकेंगे। कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों में एक रूपता लाने तथा खरीदारों को सूचित बोली हेतु सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक बाजार में गुणवत्ता परीक्षण का भी प्रावधान करना। तो ऐसा है कि गुणवत्ता परीक्षण का आपका जो पहले तो देखो, कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन खरीद रहा है तो वो चाहेगा कि उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो गुणवत्ता को सही करने के लिए, उसका परीक्षण के लिए उसका प्रावधान भी वहां पे अभी मौजूदा समय में उपलब्ध है, करवा सकते हैं। और ऑनलाइन उसको कोई अगर आप डाल देते हैं तो कोई खरीद सकता है उसको, जो भी व्यापारी चाहेगा। बाजार की फीस केवल एक ही बार उगाही या को सुनिश्चित करना है, यानी किसान को से पहले थोक खरीद पर ही एक बार उससे फीस ली जाएगी। चयनित मंडी के पास मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान करना, यह भी करना है ताकि किसान इस सुविधा का लाभ मंडी के समीप में ही क्या कर सके, ले सके। ये सब ई नाम का जो है कार्य है। अब प्रमुख तथ्य जान लो, है ना। ई नाम पोर्टल की 5वीं वर्षगांठ अप्रैल 2021 पर 3 नई सुविधाओं को भी शुरू किया गया है बच्चों। क्या क्या? किसानों को मंडी पोर्टल पर बेचे जाने वाली उपजों के मूल्य की जानकारी प्राप्त हो, यानी जो भी किसान हो, मंडी में जिस मूल्य पर जो सामान बेचा जा रहा है उसकी जानकारी उसको प्राप्त हो। किसान अपनी फसल का व्यापार अपने खेत से ही कर सके, यानी खेत से ही वो लिस्ट करा दे, और अगर व्यापारी खरीदना चाहे तो वहीं से जाकर क्या कर ले, उसको खरीद ले। और ई नाम पोर्टल पर किसानों को मौसम संबंधित जानकारी भी प्राप्त हो। तो अगर पूछा जाए कि ई नाम केवल खरीदने बेचने से ही संबंधित है, तो भैया नहीं, इससे मौसम संबंधी जानकारी भी किसान को मिलेगी। पूछा जाए ई नाम से किसान केवल मंडी में जाकर ही सामान बेच सकता है,
नहीं, अपने खेत से डायरेक्ट वो सामान बेच सकता है। तो इस तरीके से देखो, जब भी आप पढ़ते हो तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ो, तो आपको जल्दी याद होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, 31 अगस्त 2024 तक की स्थिति के अनुसार 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक कुल 1389 मंडियां पंजीकृत हैं। तो पूछा जाएगा ई नाम में लगभग कितनी मंडियां पंजीकृत हैं। तो देखो 389 दिया गया है, लगभग 1400 मान के चल देते हैं। ठीक है ना। 14 मार्च 2024 तक ई नाम पोर्टल पर 1.77 करोड़ से अधिक किसान और 2.56 लाख से अधिक व्यापारी क्या हो चुके हैं, पंजीकृत हो चुके हैं। तो पंजीकृत लगभग 1.77 करोड़ और जो व्यापारी पंजीकृत हुए हैं वो 2.56 लाख, काफी बड़ी संख्या है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं किसानी की। किसानी में हमारे पास है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया किसान क्रेडिट कार्ड योजना। देखो, हम जानते हैं कि किसान को हमेशा जो है आपके फाइनेंस की बहुत आवश्यकता होती है, वित्त की बहुत जरूरत हो जाती है। कई बार फसल नहीं होगा, फसल से अच्छा लाभ नहीं हुआ तो अगली फसल बोने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होता है। तो कृषि की संवेदनशीलता तथा इसकी विशेष आवश्यकताओं के आलोक में किसानों को संस्थागत स्रोतों, बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे उस समय यशवंत सिन्हा ने 98-99 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड जैसी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की। तो याद रखना, ठीक है ना, कि ये 1998-99 में इसको जो है का जो बजट था उसमें इसको लाया गया था और इसको प्रारंभ किया गया है अगस्त 1998 से। किसमें? अगस्त 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे आप लोग के सी के नाम से जानते हैं, इसको प्रारंभ किया गया बच्चों। ठीक है, अब इससे क्या होगा, किसानों को जो है पारदर्शी प्रणाली के जरिए किसान को अधिकतम आपका साख सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इस साख सीमा के भीतर किसान वर्ष भर अपनी आवश्यकता से धन क्या कर सकता है, निकाल सकता है, और जितना भी धन निकाला जाएगा केवल उसी पर उसे ब्याज का भुगतान करना होगा। मान लो कि उसे 80,000 80K का क्रेडिट मिल गया, तो इसमें से अगर वो 10,000 निकालता है तो 10,000 पर ही उसको क्या देना है, ब्याज देना है, बाकी के पैसे पर ब्याज उसको नहीं देना है बच्चों। ठीक है, और देखो योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंपल सी है कि किसान की आवश्यकताओं को क्या है, उसको पूरा करना है, और जो भी उसका समस्या आ रही है पैसे से संबंधित उस समस्याओं को भरना है। ठीक है ना। तो देखो कृषि आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं, लघु अवधि कृषि आगतों हेतु आवश्यकता जो है पैसे की, फसल के बाद कुछ व्यय करना पड़ता है तो उसके लिए, उत्पाद विपणन हेतु ऋण वो प्राप्त कर सकते हैं यहां से। ठीक है, किसानों की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति करना, देखो केवल जरूरी नहीं है कि किसान खेती के लिए ही इसमें से पैसा निकाले, उसको जो उपभोग की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, उसके लिए भी ये पैसा वो वहां से किसान क्रेडिट कार्ड से निकाल सकता है। कृषि परिसंपत्तियों, अन्य सहायक गतिविधियों जैसे डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री वगैरह जो होता है, इन सब में भी वो यूज कर सकता है। कृषि एवं संबंध गतिविधियों, पंप सेट, छिड़काव यंत्र, डेयरी आदि की आवश्यकताओं में भी इससे पैसा निकालकर वो निवेश कर सकता है। अब देखो इसमें पात्रता किसकी होगी, तो देखो सभी किसान है ना, चाहे कोई सिंगल हो, इंडिविजुअल हो, या फिर वो आपका एक ज्वाइंट में हो, जो भी हो, व्यक्तिगत हो, संयुक्त हो, जो भूमि के मालिक हो उनको मिलेगा। काश्तकार, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार उनको मिलेगा। स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह जिसमें काश्तकार, बटाईदार आदि शामिल हो उनको भी मिलेगा। तो इन लोगों को क्या मिलेगा आपको, किसान। तो ऐसा पूछ सकता है कि केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास जो है भूमि है, नहीं, बटाईदार को भी मिलेगा। ठीक है ना। तो किसान क्रेडिट कार्ड ये याद रखना है आपको। प्रमुख तथ्य जान लो। तो बच्चों देखो ये किसान क्रेडिट कार्ड देगा कौन, तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है ना। साथ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी दे सकता है, इसमें सहकारी बैंक के माध्यम से भी क्या होगा, ये
आपको किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। और देखो, जो भी साख सीमा का मतलब होता है कि इसकी जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, एक बोलते हैं क्रेडिट, क्या बोलते हैं, क्रेडिट लिमिट। साख सीमा का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होगी, कितना किसान क्रेडिट दिया जाएगा, वो पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। किसानों की भूधारकता, उसके द्वारा प्रस्तावित फसलों की अधिकतम लागत तथा किसान की उपभोग आवश्यकता के आधार पर क्रेडिट लिमिट का निर्धारण होता है। तो याद रखना, कितना भूमि है उसके पास, फसल कितना वो आपका उगाता है, कितना उपभोग करता है, ये सारी आवश्यकताओं के अनुसार उसको किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, उसके खाते में इतना पैसा हमेशा रहेगा ऋण के रूप में, लेकिन उस ऋण पर वो ब्याज उतना ही देगा जितना वो क्या करेगा, खर्च करेगा। मान लो बताया ना 10,000 खर्च किया तो उतने पर ही देगा। समझ में आया। एक चीज इसमें याद रखना है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक के ऋण पर केवल 7% ब्याज देना होता है। कितना, 7% ही ब्याज देना होता है। कहां तक के पे, 3 लाख, है ना। और जबकि समय पर 5 वर्ष के अंदर ऋण का पुनर्भुगतान करने पर उन्हें 3% की ब्याज सहायता भी मिलती है। तो भैया समय से पैसा 5 साल के अंदर वापस कर दो तो क्या आपको 3% की ब्याज सहायता मिलेगी, और इस तरीके से यानी कि सरकार दे देगी वो पैसा, और इस तरीके से केवल 4%, है ना, ब्याज ही क्या करना होगा, उसको देना पड़ेगा। तो बहुत कम है, 4% ही ब्याज उसको क्या करना है, देना है। और याद रखना, यदि लाभार्थी अपना ऋण 1 वर्ष के अंदर भुगतान करता है तो उसे ब्याज दर में 3% छूट और 2% की सब्सिडी प्राप्त होगी। तो एक तो 3% की छूट दे दी गई इसको, और 2% की सब्सिडी दी गई। ठीक है ना। तो कुल उसके 5% क्या हो जाएगा, छूट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखना कि अगर वो समय से 1 साल के अंदर ही ये पैसे जो लेकर निकाल कर वापस से जमा कर देता है तो केवल उसको 2% ब्याज देना हो। तो याद रखना, 5 लाख के 5 साल के अंदर वापस करता है तो 4% देना होगा। टोटल ब्याज लगता कितना है, 7। और अगर वो 1 साल के अंदर ही कर देता है तो 2% सब्सिडी भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से उसको कितना देना होगा, केवल 2% ही देना पड़ेगा। योजना की वैधता 5 वर्ष की होगी। इसमें केवल एक बार दस्तावेज जमा करना होता है, बाकी वर्षों में नहीं। इससे निरर्थक कागजी कार्यवाही में भी क्या होती है, बचत हो जाती है। यह है आपका किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में याद रखना। प्रगति की बात करें तो, है ना, तो देखो ये केवल कृषि तक ही नहीं रह गया। 2018-19 में मत्स्य पालन, पशुपालन, इन सबके लिए भी ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा को क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया। और देखो ये जो आर्थिक समीक्षा आई उसके अनुसार 21 जनवरी 2024 तक बैंकों ने कुल 7.5 करोड़ किसानों को केसीसी दिया है। तो याद कर लो कि लगभग 7.5 करोड़ किसानों के पास ये केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड मौजूदा समय में है। इसको याद रखना है। ठीक है। मत्स्य पालन, पशुपालन गतिविधियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया है। साथ ही जो समपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा को बढ़ाकर 1.6 लाख कर दिया गया है, और उधारकर्ताओं, दुग्ध संघों और बैंकों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के मामले में जो मुक्त ऋण 3 लाख रुपए तक जा सकती है। तो मुक्त ऋण जो है 3 लाख रुपए तक जो है किसान प्राप्त कर सकता है मौजूदा समय में। और 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन और पशुपालन गतिविधियों के लिए क्रमशः 3.49 लाख केसीसी और 34.5 लाख केसीसी को जारी किया जा चुका है। खैर ये इतना बहुत जरूरी नहीं है ये वाला डेटा, लेकिन पीछे वाले डाटा बहुत जरूरी है, उसको याद कर लेना है। इसको भी देख लेना एक बार, हो सकता है पूछ ही ले। आगे राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति, है ना। तो थोड़ा सा ये कृषि मूल्य नीति है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो देखो वर्तमान भारत में राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौती है। भारत में देखो जो फूड सिक्योरिटी का मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। 150 करोड़ की जनसंख्या, नंबर 1 हो गए हैं हम। तो फिर बहुत जरूरी है
एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक देश के बावजूद आज भी भारत की एक बड़ी आबादी जो 2 जून है ना, ये 2 जून ये वाला नहीं भाई, अंग्रेजी वाला 2 जून का मतलब 2 टाइम सुबह शाम, उसका जो पर्याप्त भोजन से वंचित रह जाता है ना। तो इससे चुनौती है कि उन्हें भोजन कराया जाए, ठीक है ना। चलो, तो देखो इसमें जो आपका कृषि कीमत नीति के माध्यम से सरकार उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों के बीच मध्य संतुलन बनाते हुए, जहां एक और किसानों को, देखो सिंपल सी बात है, कभी कभी किसान को फायदा नहीं होता है लेकिन मार्केट में वो चीज बहुत महंगी मिलती है, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बने ताकि किसान को भी फायदा हो और प्रोडक्ट भी बहुत महंगा ना हो। तो इसके लिए सरकार ये नीति का उपयोग करेगी, ठीक है ना। तो कृषि में निवेश को क्या करेंगे, वो प्रोत्साहित करना है और इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यानी जो लोग उपभोक्ता हैं, जो खाद्यान्न खरीदते हैं, उनको उचित मूल्य पे मिले और किसान को भी क्या हो, उसका अच्छा खासा फायदा मिल जाए, ये है इसका लक्ष्य। उद्देश्य की और बातें करें, ठीक है। तो देखो, घरेलू आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु खाद्यान्न उत्पादन में संतुलित वृद्धि को प्रोत्साहन, कृषि उत्पादों में मूल्य स्थिरता लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि कृषि नीति का लक्ष्य क्या है, तो कृषि उत्पादों के मूल्य स्थिरता को प्राप्त करना ये लक्ष्य है। उपभोक्ताओं विशेष तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को वहनीय कीमत पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, है ना। यानी कि जो लोग, जैसे मैं शहर में रह रहा हूं तो मैं तो कृषि नहीं कर रहा, मेरे घर खेती बहुत है, गांव में है, गांव में बाकी लोग करते हैं, तो शहर पे तो मैं खरीदता हूं, राइट। तो मुझे भी कम दाम पे मिल जाए, मतलब ठीक ठाक, जिसपे मैं वहन कर सकूं, और जो हमारे यहाँ कृषि करते हैं उनको भी सही मूल्य मिल जाए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो। तो ये दोनों इसका नीति का है। तो मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक निर्माण करना। बफर स्टॉक का क्या मतलब, जैसे मान लो कि दाल है, तो दाल भारत में बहुत उगाई जाती है लेकिन खा भी बहुत जाते हैं। दाल को इकट्ठा करके रखना ताकि जरूरत हो, जब दाम बढ़े तो उसको मार्केट में लाया जा सके। आप देखते हो ना, कभी कभी अचानक से कोई चीज के दाम बहुत बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में कमी हो जाती है। इस मार्केट की कमी को दूर करने के लिए बफर स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि जरूरत पड़े तो उसको मार्केट में लाए और जो है उसका प्राइस क्या हो, कम हो। क्योंकि देखो, मार्केट में किसी भी चीज की जब कमी होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है अपने आप। अब इस नीति में क्या उपकरण यूज करेंगे, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिससे किसान को भी लगे कि हाँ, हमें कम से कम इतना मेरे उत्पादन का मिल जाएगा। प्रोक्यूरमेंट प्राइस, आपका इशू प्राइस, यानी कि जब प्रोक्यूरमेंट कर लिया तो उसके बाद जो है वापस से इशू करना है मार्केट में, तो उसका प्राइस। और बफर स्टॉक, ये नीति के उपकरण पूछा जाएगा कि जो कृषि नीति है उसके उपकरण क्या क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, इशू प्राइस और बफर स्टॉक, ये इसके मुख्य उपकरण है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक चीज को हमें जानना है, एक आयोग है कृषि लागत और मूल्य आयोग, इंपॉर्टेंट है, जिसे अंग्रेजी में CACP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से अस्तित्व में ये आया है भैया, ठीक है ना। और 1985 में, देखो पूछा जाएगा कि ये CACP कब अस्तित्व में आया, तो 1965 में अस्तित्व में आया था। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग किया गया है। तो पूछा जाएगा कि नाम कब बदल के किया गया, तो 1985 में। कभी कभी अगर ये 1965 ऑप्शन में ना हो तो 1985 ही सही हो मानकर आएंगे आप लोग, ठीक है। तो याद रहे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये सवाल पूछा जा सकता है। वर्तमान में बच्चों याद रखना है कि 23 अधिसूचित फसलों में से 7 खाद्यान्न फसलें, कुल कितने पर है, ये 23 पर डिसीजन लेता है, जिसमें 7 खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी। 5 दालें, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहन फसलें, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, राम तिल। और 4 वाणिज्यिक फसलें, नारियल, गन्ना, कपास और कच्चा जूट। कुल 23 फसलें शामिल हैं, जिनके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा
की जाती है, कौन करता है? CACP करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि ये जो आपका निर्णय होता है, ये रिकमेंडेशन देता है, याद रखना CACP जो है ये मूल्य का रिकमेंडेशन देता है कि कितना मूल्य होना चाहिए, और इसके ऊपर निर्णय जो लेता है, कौन लेता है? आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति द्वारा लिया जाता है ना। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, अंग्रेजी में बता देता हूं, हिंदी में सुन लो। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, अंग्रेजी में बोलते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये कहा जाता है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, तो याद रहे कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है और गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की अनुशंसा करती है। तो याद रखे 23 जो फसल है, 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और 23वां गन्ना के लिए क्या है? उचित एवं लाभकारी मूल्य की निर्धारण करती है। ठीक है ना। याद रहे तोरिया और सूखा नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः रैपिड या सरसों तथा नारियल के लिए समर्थन मूल्य के आधार पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग निर्धारित करता है। तो ये आपका CACP का काम नहीं है। तो याद रखे ये जो आपका नारियल है, सरसों है ना, इनके ऊपर कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका निर्धारण करता है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो मौजूदा समय में कुल 25 फसलों पे समर्थन मूल्य की घोषणा करती है सरकार। CACP 23 पर और 2 पर कौन करता है? 2 पे ये आपका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग करता है। तो ये याद रखना टोटल 25। थोड़ी सी बात हमको FCI पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान से प्रोक्यूरमेंट का काम FCI के द्वारा ही किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो याद रहे तो भारतीय खाद्य निगम जो या FCI की स्थापना कब हुई है? 1964 में, है ना। तो इसकी स्थापना की गई 1964 में। जो अधिनियम लाया गया था FCI अधिनियम 1964 में लाया गया, और उसी के आधार पर 14 जनवरी 1965 में इसको स्थापित कर दिया गया। तो अधिनियम है 1964 का, स्थापना 1965 में हुई है। ठीक है ना। और केंद्र सरकार की खाद्य निधि के कार्यान्वयन के लिए ये उत्तरदायी मुख्य एजेंसी है ना। और FCI खाद्यान्नों को खरीद करता है, भंडारण करता है, उसके परिवहन या ढुलाई करता है, वितरण करता है, बिक्री करता है। ये सारे काम कौन करता है? FCI के द्वारा किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, FCI के मुख्य उद्देश्य, देखो ये उद्देश्य आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। मैं हट जा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा, वहां तक जो पूछा था वो पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सुनो इसको, बात थोड़ा सा ध्यान से हमें करना पड़ेगा। देखो, भारत मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 में, उसके ऊपर हस्ताक्षर करता देश है। तो जो मानव अधिकारों पर जो आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इसको कहा जाता है, तो उसका हस्ताक्षर करता है। इसी के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों 1966 के अंतरराष्ट्रीय करारों को लोगों के लिए पर्याप्त भोजन के अधिकार को स्वीकार भी करता है कि हाँ लोगों को पर्याप्त भोजन मिले, उस पर भी यह हस्ताक्षर करता है। ठीक है ना। तो इन सब से जुड़ा हुआ है। साथ में संविधान के भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, है ना, DPSP। इसके अंतर्गत एक आर्टिकल है बच्चों, आर्टिकल 47, है ना। और आर्टिकल 47 क्या कहता है? न्यूट्रिशन बढ़ाना है, यानी सभी लोगों को पर्याप्त पोषक जो है आपको पदार्थ मिले खाने को, वो करना है। तो ठीक है ना। तो 47 में यह बात सन्निहित है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों के पोषण तथा जीवन स्तर को ऊंचा करे और लोक स्वास्थ्य में क्या करे? सुधार करे। तो ये सब कर्तव्य किसका था? राज्य। क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन के भी हस्ताक्षर करता है, साथ में हम लोग आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों 1966
उसमें भी शामिल है। और आर्टिकल 47 भाग 4 वो भी यही बात करता है कि भैया खाना खिलाओ सबको। तो इन्हीं सबको देखकर 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, है ना, 2013 अधिसूचित किया गया। समझ में आया? कब अधिसूचित किया गया? 10 सितंबर 2013 को शुरू किया गया, ठीक है ना। और जो देश की लगभग 2/3 आबादी को, कितना, 2/3 आबादी को क्या प्रदान करता है? भोजन की जो है आपकी सिक्योरिटी, गारंटी देने वाला है। और भारत भोजन की गारंटी देने वाला विश्व का ऐसा प्रथम देश बन गया जिसने अपने यहां भोजन की गारंटी दी गई। सबको भोजन मिलेगा, कोई बिना खाए नहीं रहेगा, सबको खाना मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, बहुत सस्ते में मिलेगा। परिभाषा जान लो, क्या चीज है खाद्य सुरक्षा? जो फूड सिक्योरिटी होता है उसका मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। तो देखो, एक विश्व विकास रिपोर्ट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो 1986 में खाद्य सुरक्षा को क्या बताया है कि सभी व्यक्तियों को के लिए सभी समय पर एक सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन जीने के पर्याप्त भोजन की उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया है कि सबको भोजन मिल जाए। वहीं खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि सभी व्यक्तियों को हर समय आवश्यक भोजन तक भौतिक तथा आर्थिक पहुंच को सुनिश्चित करना ही खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा का मतलब सिंपल सा है, सबको खाना मिल जाए सही टाइम पे, यही खाद्य सुरक्षा है। इसको याद करना थोड़ा सा कर लेना कि किसने क्या कहा है, ठीक है। तो देखो, इससे क्या है, 3 आवश्यक तत्व हमें मिलते हैं। पहला कि खाद्यान्नों की अल्पकाल दीर्घकाल भौतिक उपलब्ध हो, खाद्यान्न हेतु पर्याप्त क्रय शक्ति हो, यानी कि आर्थिक पहुंच हो लोगों के पास कि उतना हो कि एक तो खाद्यान्न उपलब्ध हो खाने के लिए, दूसरा पैसा हो कि उसको खरीद लिया जाए, सस्ता हो या उतना पैसा हो, जो भी हो, और गुणवत्ता परक तथा पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध। खाद्यान्न हो वो भी गुणवत्ता वाला हो, स्टैंडर्ड हो, ऐसा नहीं कि सड़ा गला कुछ भी मिल गया, ठीक है। इसका उद्देश्य की बात करें तो सभी नागरिकों को क्या करना? खाना देना, यही उद्देश्य है। तो याद रहे, इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी और दोनों मिला के लगभग 67% कवर हो जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रतिशत ग्रामीण आबादी कवर होती है? तो 75%। और शहरी आबादी तो 50% इसके अंतर्गत कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये देश के नागरिकों को भोजन की कानूनी गारंटी प्रदान करने वाला है। और याद रहे, जो भी पात्र परिवार होंगे इनको 3 रुपया, 2 रुपया तथा 1 रुपया के हिसाब से, है ना, पर किलोग्राम के हिसाब से 3 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं और 1 रुपए का जो है मोटे अनाज दिया जाएगा। और इसकी मात्रा 5 किलोग्राम मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रदान किए जाएंगे 5 kg पर पर्सन और पर मंथ, हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो दिया जाएगा कि कम से कम 5 किलो है, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी आते हैं जिन्हें AAY के अंतर्गत, है ना, AAY का मतलब अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार किफायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा। मतलब जो परिवारों को जो ये AAY में जुड़े हुए थे, है ना, इनको भी ये जो 35 किलो मिलता था इन परिवारों को, वो 35 किलो उनको मिलता रहेगा, ठीक है। चलो बोलो भाई, ठीक है। अब जानते हैं कौन इसको क्रियान्वयन करेगा। तो ये जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, PDS सिस्टम, इस PDM सिस्टम के माध्यम से इसको किया जाएगा। और याद रहे कि इनको पहचान करने के लिए राशन कार्ड जारी करने का काम राज्य सरकार का होता है। तो याद देखो, राशन कार्ड राज्य सरकार की तरफ से ही जारी किया जाता है। तो राशन कार्ड कौन जारी करेगा? राज्य सरकार, न कि केंद्र सरकार, ठीक है, याद रहे। और अधिनियम में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं का नाम
मुखिया के तौर पर नामित करने और उन्हीं के नाम पर राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है, और यदि ऐसा नहीं है तो परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया के तौर पर नामित करने का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर परिवार में महिला है तो महिला 18 वर्ष से ऊपर है तो उसका नाम, और अगर नहीं है तो फिर जो सबसे बड़ा पुरुष होगा वहां पे उसका नाम इसमें ऐड किया जाएगा। ये जो आपका कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा उसके अंदर। ठीक है, हाँ चलो ये तो वही चीज आ गया वापस से। याद रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में महिलाओं और बच्चों को पोषणिक सहायता प्राप्त करने विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें अधिनियम में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुरूप भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो बच्चों देखो, हर उम्र के व्यक्ति को कवर करता है, ऐसा नहीं कि किसी पूछ ले के 18 से ऊपर वर्ष के व्यक्ति को ही मिलेगा, नहीं, हर उम्र के व्यक्ति को यह कवर करता है। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान एवं बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक भोजन के लिए अतिरिक्त न्यूनतम 6,000 रुपए मातृत्व लाभ प्रावधान करने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत है। ठीक है, तो मातृत्व लाभ भी ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है। हालांकि एक इसके लिए सेपरेट स्कीम भी है, मातृत्व वंदना योजना, बात करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्य, देखो या ये भी याद रखना कि हर जगह पे, हर राज्य चाहे केंद्र शासित प्रदेश में राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि ये हर राज्य में खाद्य आयोग का गठन करना सुनिश्चित किया जाएगा या नहीं, तो किया जाएगा। ठीक है, और अधिनियम में जिला स्तर पर शिकायत निवारण तथा स्थापित करने का प्रावधान है। तो देखो भाई, शिकायत निवारण तंत्र कहां पर मिलेगा, तो जिला स्तर पर। यह भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें शिकायत करना है तो हमें निवारण का प्रावधान कहां मिलेगा, तो जिला स्तर पे ही आपको निवारण मिल जाएगा, राज्य स्तर पे नहीं जाना है। और जो भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार को कम किया जाएगा, लीकेज कम किया जाएगा, ठीक है ना, और कंप्यूटरीकरण करके इसको सही तरीके से पीडीएस सिस्टम को सुधारा जाएगा। तो ये सारी की सारी हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है भाई, चलो खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो देखो अब ये पूछा जाए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी कब हुआ है, तो 5 जुलाई, 10 सितंबर को लाया गया था, 5 जुलाई 2013 से ही क्या हो चुका है, ये प्रभावी हो चुका है। तो पूछा जाएगा कि कब से प्रभावी हुआ है, तो 5 जुलाई 2013 से ये प्रभावी हो गया। प्रगति की बात करें तो प्रगति में देखो बहुत कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो याद रहे कि मौजूदा समय में डीबीटी से भी बहुत जगहों पर इसको दिया जा रहा है कि आपको पैसा दे दिया जाएगा, आप जाके खरीद लो, ठीक है ना। तो ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुका है। तो याद रहे, देखो हर जगह तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर, यहाँ पे डीबीटी की सुविधा दे दी गई है। वर्तमान में कुल 80.72 करोड़ व्यक्ति इस अधिनियम से आच्छादित हो चुके हैं और नियत लक्ष्य 81.34 करोड़ प्रति व्यक्ति से 99% हो चुका है भैया। जितना निर्धारित था 99% हो चुका है। अब एक और चीज हम बात करते हैं, थोड़ा इसे बोलते हैं जीरो हंगर प्रोग्राम। तो देखो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2017 के अवसर पर भारत के 3 जिले, याद रखना, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कोरापुट ओडिशा और ठाणे महाराष्ट्र, जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो पूछा जा सकता है जीरो हंगर प्रोग्राम की शुरुआत कहां से उत्तर प्रदेश में हुई, तो बता देना गोरखपुर से हुई, तो 2017 में हुआ था, ठीक है, 16 अक्टूबर को। जीरो हंगर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्य जिलों हेतु एक आदर्श मॉडल के रूप में ये काम करेंगे। पहले यह कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जौ प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से किया जाएगा। बहुत सारी हैं तो नहीं पूछा जाने की संभावना है, ठीक है ना, क्योंकि जब एक से ज्यादा 2, 3, 4 जगहों का नाम आ जाए तो फिर कम संभावनाएं होती कि पूछा जाए। लेकिन पढ़ लेना, एक बार ध्यान दे लेना, ठीक है ना बच्चों। चलो मैं कहूंगा जोर नहीं देना है, लेकिन ध्यान दे देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अंत्योदय अन्न योजना का जान लो थोड़ा सा। अंत्योदय अन्न योजना 25 सितंबर 2000 को
1 करोड़ अति निर्धन परिवारों की रियायत दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई। तो अंत्योदय अन्न योजना 25 सितंबर 2000 में शुरू की गई है, ठीक है ना। और अंत्योदय परिवारों की पहचान के लिए इन परिवारों को विशिष्ट राशन कार्ड जारी करने का काम किया गया है। तो इनको अलग से अंत्योदय कार्ड दिया गया है, ठीक है ना। देखो प्रारंभ में 25 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था, है ना, और अब 2002 से बढ़कर ये 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। और लगभग मौजूदा समय में 2.5 करोड़ गरीब परिवारों को ये मिलता है, जिसमें चावल 3 रुपया, गेहूं 2 रुपया और मोटे अनाज 1 रुपया के हिसाब से ये अंत्योदय में भी मिलते हैं और फूड सिक्योरिटी वाले में भी मिलते हैं। अब भाई देखो पात्रता कौन कौन है, ग्रामीण हो चाहे शहर में, भूमिहीन, कृषि श्रमिक, छोटे किसान, मतलब समझ लो ऐसे है कि जो भी गरीब रिक्शा चालक है, कबाड़ी है, ठेला चालक है, फल बेचने वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनौपचारिक क्षेत्र में दिहाड़ी करने वाले व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, बीपीएल हैं, उन ये जो AAY अंत्योदय अन्न योजना में उनको मिल जाएगा, पात्रता है उसके लिए, ठीक है। एक चीज और, वे परिवार जिसका मुखिया विधवा, असाध्य रोगग्रस्त अथवा अपंग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी जीविका का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है अथवा जिन्हें सामाजिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, उनको भी इसमें रखा जाएगा। और साथ में जो भी ये विधवा असाध्य रोग है उनको भी ये सहायता प्राप्त हो गई, ठीक है। जो भी आदिम जनजातियां हैं उनको भी मिलेगा इसका लाभ। और 3 जून 2009 को अंत्योदय योजना के अंतर्गत परिवारों की पहचान हेतु मानदंडों में संशोधन किया गया है और वर्तमान में इसमें अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों के HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के भी शामिल किया गया है। तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति भी इसमें शामिल है। अब एक और चीज बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो था 19 मई 2007 को आयोजित 53वीं बैठक में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और इस तरीके से अक्टूबर 2007 में खाद्य सुरक्षा मिशन शुरुआत किया गया। तो खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2007 में हुआ है, ठीक है ना। तो देखो, और एक बार पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है बच्चों, ठीक है ना। करना क्या है, तो देखो भाई, चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन, गेहूं के उत्पादन 8 मिलियन टन तथा दाल का उत्पादन 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था उस टाइम पे 2007 में जब इसको लाया गया था तब, ठीक है। अब यही मिशन जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी किया गया और खाद्यान्न उत्पादन में कुल 25 मिलियन टन को बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। देखो इतना इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है कि कितना क्या क्या किया गया, याद रखना कि भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी था, 12वीं में भी था, शुरुआत कब हुआ है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, बस इतना को याद कर लो, है ना। उद्देश्य याद रखना है कि गेहूं, चावल और दालों के उत्पादकता को बढ़ावा देना। तो पूछा जा सकता है आपसे, अगर पूछा जाए कि भैया बचुआ बताओ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है क्या, तो खाना नहीं देना उठा के किलो खाई लो, क्या करना है, उत्पादकता बढ़ाना है, ठीक है। याद रहे इसमें उत्पादकता को सुनिश्चित करना है, ठीक है। किस किस के, तो गेहूं, चावल, दाल, ये विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो गेहूं, चावल, दाल और मोटे अनाजों के उत्पादकता को, मोटे अनाज भी शामिल कर लिए गए, ये भी बढ़ाना देना है। और साथ साथ में फॉर्म स्तर पर भूमि की उर्वरकता और उत्पादकता का संवर्धन करना, किसानों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना, ये सब तो बातें रहती ही, ठीक है। योजना का गठक इसको याद रखना है, 3 संगठक थे, है ना। और इसमें मौजूदा समय में लेकिन 5 हो, शुरू में कितने थे, 3 थे और अब बढ़कर कितने हो गए, 5 संगठक हो गए। कौन कौन सा, ठीक है ना। तो ये आपका राखा सुमी चावल, राखा सुमी गेहूं, राखा सुमी दालें, राखा सुमी मोटे अनाज। राखा सुमी का मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। ओके सर, इको नया चीज लेकर आए, राखा सुमी भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ठीक है। तो 5 घटक है इसमें, कौन, चावल भी है, गेहूं, शुरू में चावल गेहूं दालें ही थी, अब मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें भी शामिल कर ली गई हैं। ढांचा देखो, ठीक है, याद रहे कि
इसका ढांचा त्रिस्तरीय है, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निर्धारित किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का, है ना। और देखो इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में होगा, निर्देशन होगा इसमें। और याद रहे कि वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होती है। देखो इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो याद कर लेना, नहीं याद करने का मतलब कोई, लेकिन पीछे जो पढ़ाया हूं वो याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, और एक बात याद रहे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका मिशन है, इसमें एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है आत्मा, है ना। आत्मा में किसानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, तो याद रखना इसके अंतर्गत क्या है कि जिला स्तर परियोजना कार्यान्वयन कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी यानी आत्मा द्वारा किया जा रहा है। आत्मा के अंतर्गत किसान ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। देखो तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन केंद्र प्रायोजित मिशन है ना। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम समिति की स्वीकृति से राज्य सरकारों को अनुदान दिए जाते हैं, तो राज्यों को अनुदान प्राप्त होता है इसके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हमारे यहाँ पशुपालन है ना, तो ये परंपरा रहा है, पहले से ही लोग लेते रहे, पशुओं को पालते रहे हैं। तो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, ये भी याद रखो, पशुधन की दृष्टि में संपन्न भारत में कुल गोवंशीय बोवाइन की आबादी 302 मिलियन 302.79 मिलियन है। यानी कि ये जो गाय है वो इतने मिलियन में है, 30 करोड़ के आसपास है, ठीक है ना, 30 करोड़ के आसपास है। और देश में कुल मवेशी कैटल यानी कि गाय भैंस सबको जो है उनकी, इसके अलावा गाय के अलावा और जो मवेशी कैटल है इनकी संख्या 192.49 मिलियन है, याद रहे। गायों की संख्या इतनी मिलियन दिया गया है, जबकि भैंसों की संख्या जो है इतना मिलियन है आकलन की। परंतु भारत में विगत कुछ वर्षों में क्रॉस ब्रीडिंग में देसी विदेशी नस्लों की गायों की पहचान पर संकट हो गई है कि कौन विदेशी है कौन देसी है। एनीवे इतना याद कर लेना, डेटा है आपके पास में, वो याद कर लेना। तो देखो 2400 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 2021-26 तक अम्ब्रेला राष्ट्रीय स्कीम पशुधन विकास योजना के तहत भी यह योजना जारी रहेगी। कौन सी? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है ये आपकी जारी रहेगी, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? देसी गो पशु नस्लों का संरक्षण करना, इसमें अनुवांशिक सुधार करना नस्लों में, और दुग्ध उत्पादन उत्पादकता को क्या करना है? बढ़ावा देना। अब आते हैं थोड़ा टकले चमन के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्ट चमन के ऊपर, ठीक है। तो देखो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2014 में एकीकृत हार्टिकल्चर विकास मिशन, है ना, के अंतर्गत चमन परियोजना को लॉन्च किया गया है। चमन का मतलब क्या है? यहाँ पे उजड़े चमन से बात नहीं हुई। चमन का मतलब कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रारंभ किया गया। तो इसके अंतर्गत बच्चों बागवानी फसलों के उत्पादन तथा बागवानी फसलों की कृषि संभाव्यता के आकलन हेतु सुदूर संवेदक तकनीकी रिमोट सेंसिंग। अरे भाई साहब सुनो, कुछ नहीं है भाई, बागवानी फसल हॉर्टिकल्चर होता है, दूर से सेंसिंग करके वहां पे पता लगाया जा सके कि क्या क्या लगाया गया है, वास्तविक स्थिति हॉर्टिकल्चर की क्या है, उसका दूर से सेंसिंग यानी जो आपका रिमोट सेंसिंग टेक्निक है उससे पता लगाया जाए, यही प्रोजेक्ट चमन का है, ठीक है ना, याद रहे, ठीक है। अब इसका कार्यान्वयन नई दिल्ली में स्थित एक है महालोबिनिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, महालनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके प्रथम चरण में 12 राज्यों और 185 जिलों में 7 प्रमुख बागवानी फसलों पर किया जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना कि भारत सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम पर भैया कौन है? प्रथम पे है अपना, नहीं अपना तो नहीं है, ये चाइना है, अपना तो नहीं है ये, ठीक है। चलो तो चरण 1 सफल रहा। चरण 2 को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए अनुमोदित किया गया था। इसे 15 राज्य और 263 जिलों को लिया गया था, ठीक है ना। और याद रहे इसमें कि महत्वपूर्ण देसी नस्लों जैसे कि गीर, सहीवाल, राठी, देओनी,
थारपारकर, लाल सिंगी और अन्य नस्लों को आनुवंशिक रूप से उन्नत करना इसमें शामिल है। ठीक है ना। और पशुओं से, पशुधन से जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देना, उच्च प्रजनन क्षमता यानी अच्छी आनुवंशिक गुण को शामिल करना, ये भी है इसके अंतर्गत। प्रमुख तथ्य जान लो कि ये जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है 100%, इधर आ जाओ, प्रोजेक्ट चमन है जो है ना, प्रोजेक्ट चमन, यार देखो प्रोजेक्ट चमन केवल यहां तक कंप्लीट हो गया है, इसके बाद यहां तक। ठीक है। और इसके बाद देसी नस्लों के बारे में हम फिर से वापस से गोकुल मिशन, बीच में एक प्रोजेक्ट चमन आ गया है, इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोकुल मिशन के अंतर्गत ही यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है गोकुल मिशन, है ना। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से इसको किया जाएगा। और याद रहे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देसी नस्लों के प्रजनन के लिए देशों में गोकुल ग्राम की भी स्थापना की जाएगी, पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में पीपीपी मॉडल के आधार पर क्या किया जाएगा, आपके ये जो आपका गोकुल ग्राम है इसकी स्थापना की जाए। तो गोकुल ग्राम एक्चुअली में प्रजनन स्थल है। ठीक है ना। चलो, हाँ, गोकुल ग्राम पशुओं के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चारे का भी उत्पादन करेंगे। ठीक है, याद रखें गोकुल ग्राम पशुओं को बीमारी से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से ब्रुसिलोसिस, जिसको याद है ना आपको, 2030 तक इसको खत्म कर देना है, टीबी, जेडी जैसी बीमारियों से की जांच करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। यही सब चीजें हैं, बाकी कुछ बहुत इसमें नहीं। ठीक है ना। गोकुल ग्राम दूध, जैविक खाद, केचुआ खाद, यूरिया, ये सब जो है बायोसिंथेटिक से विद्युत उत्पादन तथा पशु उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक बायोगैस से आपके संसाधन और भी ये पैदा करेंगे। इतना सब डिटेल पूछा नहीं जाएगा आपसे, परेशान मत हो। ठीक है, बस गोकुल मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, कौन कौन सी गायें इसमें शामिल की गई हैं, इतना याद कर लो, डेट याद कर लो, हो जाएगा। डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। बच्चों जानो कि दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2017-18 के बजट में डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना निधि की स्थापना की गई थी। 12 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने इस विधि को कार्यान्वयन के लिए क्या कर दिया था, स्वीकृति प्रदान कर दी थी। उद्देश्य क्या है, तो जो दशकों पुराने प्रशीतन और प्रसंस्करण जो संयंत्र को प्रतिस्थापित करने, मूल्यवर्धित उत्पादन संयंत्रों को जोड़ने के लिए दूध पूंजीगत दूध सहकारी समितियों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करना ही क्या है इस फंड का लक्ष्य। देखो फंड बनाया गया ना, तो जब भी कभी भी निधि या फंड बनाया जाए तो उससे क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाएगा लोगों को, तो ऋण देने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना। कार्यान्वयन कौन करेगा, तो भाई कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दूध संघ होंगे, राज्य दूध परिसंघ होंगे, इन सबको यह ऋण प्रदान किया जाएगा। बहुत कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद करो कि ऋण प्रदान करने के लिए है। ठीक है ना। तो ये जो आपके फंड बनाया गया डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, ये किसके लिए भाई, तो ऋण प्रदान करने के लिए, ताकि दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। डेट याद रख लो, बस कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके अलावा। ठीक है। हाँ, बस देखो इसमें सब याद आपको नहीं रखना है, ये सब पढ़ना है पढ़ लेना, मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, लेकिन मैं वही चाहता हूं आप याद रखो, दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालना। हाँ, बाकी इसको पढ़ना है, जो लोग आंसर राइटिंग लिखने वाले उनके लिए जरूरी है पढ़ना। पढ़ देता हूं तथ्य। परियोजना के तहत एक कारगर दूध खरीद प्रणाली से निर्माण पर बल दिया जाएगा, जिसमें क्या शामिल है, दूध को ठंडा रखना, मिलावट की जांच करना, आधारभूत संरचना का निर्माण, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, दूध संघों उत्पादन कंपनियों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादन हेतु विनिर्माण संकाय की स्थापना। ये सब इसका प्रमुख तथ्य याद रखना है। ठीक है। अब देखो इस योजना से 50,000 गांवों के लगभग 95 लाख किसान लाभान्वित होंगे, है ना। डेयरी जो आपका ये स्कीम चलाया गया है, जो फंड बनाया गया है, इसमें इसके अंतर्गत ये सभी क्या होंगे, लाभान्वित होंगे।
ठीक है, बाकी ये सब नहीं पढ़ना है आपको। बाकी जो लोग मेंस दे रहे होंगे यूपीपीसीएस वगैरह का, वो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। बाकी जो वनडे के एग्जाम के लिए है उनके लिए बहुत जरूरी है, इवन पीसीएस प्री के लिए भी बहुत जरूरी नहीं है कि इसको डिटेल में सब पढ़ा जाए। हाँ ठीक है, प्रारंभ में 12 राज्यों और 39 लाभ अर्जित करने वाले दूध संघों के साथ परियोजना की शुरुआत की जाएगी और फिर बाद में इसको और बढ़ाया। ये सब भी मैं नहीं कहूंगा कि याद करो इसको, ठीक है, क्योंकि यार इतना ऑलरेडी योजनाएं हैं, कितना ही याद करोगे। जो याद करने वाली चीजें वही याद करना, ठीक है। चलो तो बच्चों याद रहे कि हमारा जो है, आप ये वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमारा मनोबल बढ़ता है, तो और ज्यादा से ज्यादा आपको योजनाएं मैं लेकर आता रहूंगा। और हमारा एप्लीकेशन है नटराज एजुकेशन, आप जाएं डाउनलोड करें, आपको योजनाओं की सारी क्लासेस वहां पे उपलब्ध मिल जाएंगी एक साथ में, तो वहां से आप ले सकते हैं 111 रुपए मात्र में। और भी कई सारे कोर्सेज हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।